हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेरीकल्चर रेशम संवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेशम संवर्धन की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम खोज 2697 ईसा पूर्व क्वांग टी की महारानी लोटजू ने खोजा था। इसे रेशम संवर्धन को सर्वप्रथम किसने खोजा था? सर्वप्रथम 2697 ईसा पूर्व क्वांग टी की महारानी लोटजू ने खोजा था। रेशम उत्पादन पर महत्वपूर्ण अनुसंधान 1911 जापान में शुरू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम लेफ्राय ने 1905 व 6 में रेशम कीट तथा उत्पादन पर संस्थान नई दिल्ली में अनुसंधान शुरू किया था। रेशम कीट के कैटरपिलर लार्वा को सिल्क वार्म कहते हैं। सिल्क वार्म किसे कहते हैं? तो रेशम कीट के कैटरपिलर लार्वा को क्या कहते हैं? सिल्क वार्म कहते हैं। कीट के कोकून से स्टेपलिंग तथा रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि रेशम को किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें दिया है स्टेपलिंग तथा रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों के रेशम कीट उद्योग निम्न रोगों से ग्रसित होते हैं। तो वो कौन कौन से रोग होते हैं वो हम लोग देखते हैं। पेब्रिन, मेगेट, पॉलीहेड्रोसिस तथा फेलिचरी। भारत में रेशम उद्योग के विकास हेतु 1989 में राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत 17 राज्यों में हुई। कितने राज्यों में? 1989 में राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत 17 राज्यों में हुई थी। रेशम कीट की बात करें तो इसे किस संघ में रखा गया है? इसका आर्डर, गण, कुल क्या है ये जानने वाले हैं। तो संघ आर्थ्रोपोडा है। ऑर्डर की बात करें तो इंसेक्टा है। गण लेपिडोप्टेरा, कुल बॉम्बीसिडी तथा सेटर्निडी है। रेशम कीट को संघ आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, ऑर्डर इंसेक्टा में, गण लेपिडोप्टेरा में रखा गया है, कुल बॉम्बीसिडी तथा सेटर्निडी में रखा गया है। बॉम्बीसिडी या सेटर्निडी इनकी जातियों को पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। तो कौन सी जातियां पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है? तो बॉम्बीसिडी तथा सेटर्निडी की जातियों को पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट की जातियां। रेशम कीट की जातियों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जिसमें पहला हम देख रहे हैं चीनी रेशम कीट। चीनी रेशम कीट को बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं। बॉम्बिक्स मोराई जो है शहतूत की पत्तियों पर रहता है। शहतूत की पत्तियों पर यह वास करता है। दूसरा, बॉम्बीसिडी कुल का सदस्य है। बॉम्बिक्स मोराई प्राप्त रेशम सफेद या क्रीम रंग का होता है और इससे प्राप्त रेशम सबसे उत्तम किस्म का होता है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं इनकी जातियों में टसर रेशम कीट एंथेरिया पैफिया। इनके लार्वा बेर, ओक, साल, अंजीर की पत्तियां खाता है। कीट का कोकून, टसर रेशम कीट का कोकून बड़ा व मुर्गी के अंडे के आकार का होता है। टसर रेशम कीट को सेटर्निडी कुल में रखा गया है। कोकून जंगल में एकत्र किए जाते हैं क्योंकि इनको पालना आसान नहीं है। टसर रेशम कीट को पालना आसान न होने के कारण इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इनको जंगल में एकत्र करके प्राप्त किया जाता है। दूसरा देखने वाले हैं मूंगा रेशम कीट। मूंगा रेशम कीट को क्या कहते हैं? एंथेरिया असामा। इन्हें सेटर्निडी कुल में रखा गया है। इनके लार्वा मिचेलिस तथा दालचीनी की पत्तियां खाता है। इनके लार्वा मिचेलिस तथा दालचीनी की पत्तियों को खाता है। दूसरा है एंथेरिया असामा। इनकी मातृभूमि कहाँ है? तो असम को इनकी मातृभूमि माना गया है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एरी रेशम। एरी रेशम को एरिकस रिसिनी कहा जाता है। इनके लार्वा जो हैं आरंडी की पत्तियां खाता है। आरंडी रेशम मिलता है इनसे। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। एरिकस रिसिनी दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। रेशम में इनसे जो प्राप्त रेशम होता है उनमें कोई चमक नहीं होती है परंतु मजबूती अधिक होती है। इनमें चमक नहीं होती है लेकिन इनमें मजबूती अधिक होती है। दूसरा है ओक रेशम या इन्हें कहते हैं एंथेरिया
पैरनी, इन्हें सेटेनिडी कुल का सदस्य कहा जाता है। ये चीन व जापान में पाए जाते हैं। एंथेरिया पैरनी की बात करें तो ये उच्च गुणवत्ता वाला रेशम उत्पन्न करते हैं। आगे इनकी जातियों में देखते हैं भीमकाय रेशम कीट, जिसे कहते हैं एरिकस एल्टस। एरिकस एल्टस को सेटेनिडी कुल में रखा गया है। यह भारत व मलेशिया में पाया जाता है। एरिकस एल्टस से प्राप्त रेशम रुक्ष होता है, किंतु इसमें मजबूती अधिक होती है। एरिकस एल्टस अरंड की पत्तियों को खाता है। आगे देखते हैं इनकी जातियों में देवमूंगा रेशम कीट। देवमूंगा रेशम कीट को कहते हैं थायोपोलिया रेलिजियोसी। यह लार्वा मिचेलिस व फाइकस की पत्तियों को खाता है। उत्तर प्रदेश व हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मलबेरी सिल्क वर्म। ये प्रतिवर्ष सिल्क का उत्पादन करते हैं उन्हें एक प्रज, जो 2 वर्ष करते हैं उन्हें 2 प्रज, जो 2 से अधिक वर्षों तक करते हैं उन्हें बहुप्रज कहा जाता है। वयस्क रेशम कीट को इमैगो कहा जाता है। जो वयस्क रेशम कीट होते हैं उन्हें इमैगो कहा जाता है। रेशम कीट इनका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। प्रौढ़ जीवन काल में भोजन ये नहीं करते हैं। कीट एक लिंगी होते हैं, लेकिन इनमें निषेचन आंतरिक होता है। अंडे की बात करें तो मादा 400 से 500 अंडे सहतूत की पत्तियों में अपाच या निचली सतह पर देते हैं। इनके अंडे की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उपरित अंडे या डाइपास एज, ये समशीतोष्ण भाग में पाए जाते वाले कीट देते हैं। ये समशीतोष्ण भाग में पाए जाने वाले कीट देते हैं। उपापचयी क्रियाएं अनुकूल तापक्रम आने तक रुकी रहती हैं। दूसरा इसमें है अपहृत अंडे। अपहृत अंडे के बारे में बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाले मादा रेशम कीट होते हैं। रेशम की दर दिए जाते हैं। ये 7 से 10 दिन बाद अंडों से डिंबक बनते हैं, जिसे कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा को सिल्क वार्म कहते हैं। कैटरपिलर के पूर्ण विकसित मुंडी बुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जो कैटरपिलर होते हैं इनमें पूर्ण विकसित मैंडीबुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। लार्वा इनके जो होते हैं अति भोजी होता है। इनका लार्वा अति भोजी होता है। इनके तरुण कैटरपिलर 0.3 सेंटीमीटर के होते हैं तथा पूर्ण विकसित लार्वा 7.5 सेंटीमीटर के होते हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबा व 4.6 ग्राम भार का होता है। कैटरपिलर के शरीर में 12 खंड होते हैं। उदर भाग में 10 खंड उपस्थित होते हैं तथा ठूठदार कूटपाद 5 जोड़ी पाए जाते हैं। वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। शरीर के दोनों ओर श्वास रंध्र उपस्थित होते हैं। 21 से 25 दिन के अंदर ही कैटरपिलर लार्वा 4 बार निर्मोचन करता है। कैटरपिलर लार्वा 21 से 25 दिन के अंदर 4 बार निर्मोचन करता है। कैटरपिलर चौथा निर्वाचन करने के बाद भोजन लेना बंद कर देता है, कोकून का निर्माण करने लगता है। निर्वाचन के बाद वह विरामावस्था में पहुंच जाता है और कोकून का निर्माण करता है। एक कोकून 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम का तंतु होता है। 1 पाउंड रेशम 2500 से 2500 सेंटीमीटर कोकून प्राप्त होता है। एक कोकून का वजन 1.8 से 2.2 ग्राम का होता है। कोकून अवस्था 10-12 दिन तक होती है। प्यूपा का में होमोमेटाबोलिक आयंत्रण होता है। प्यूपा में होमोमेटाबोलिक आयंत्रण होता है। वयस्क कोकून का सिरा आर्द्र हो जाता है और वयस्क मात उस सिरे को चीरकर बाहर आ जाता है। निषेचन की बात करें तो निषेचन 24 घंटे के पश्चात मादा अंडे देने लगती है। यही अंडे बीज कहलाते हैं। अंडे 4 डिग्री सेल्सियस पर रोग रहित ट्रे पर रखे जाते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधियां तो कोकून से रेशम प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। स्टफलिंग कोयों के अंदर प्यूपा मारने की क्रिया है।
पानी में उबालने से रेशम के ऊपरी धागे मुलायम हो जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी इसमें प्रक्रिया है रीलिंग तथा स्पिनिंग। कोकून से रेशम उधेड़ने की क्रिया है। इसके लिए 8-10 दिन पुराने कोया को चुनना होता है। 1 केजी कच्चे रेशम के लिए 7 से 8 केजी कोकून की आवश्यकता होती है। कच्चे रेशम को ऐंठ कर पक्के धागे बना देते हैं। इन्हें फाइबर रेशम कहते हैं। इस क्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। कच्चे रेशम को ऐंठ कर पक्के धागों में बदलना स्पिनिंग कहलाता है। कच्चे पदार्थ धागों से धुनकर धागा बना लिया जाता है। कच्चे व्यर्थ धागों से धुनकर धागा बना लिया जाता है तो स्पन रेशम कहलाता है। रेशम धागे का व्यास 4.5 माइक्रोन से 8.2 माइक्रोन का होता है। रेशम धागा फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। इनकी प्रत्यास्थता की बात करें तो इनमें 20% की प्रत्यास्थता पाई जाती है। प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो वस्त्र के अतिरिक्त रेशम का उपयोग हवाई छतरियाँ, मोजे, दस्ताने आदि बनाने में किया जाता है। रेशम कीट के रोग तो इनमें देखने वाले हैं। पहला है कृमि रोग या डिप्टेरा तथा कुल निकिनाइडी की मक्खियाँ ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस द्वारा होता है। इल्ली की भूख के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा इसमें है फ्लेचरी। मृत शरीर जीवाणु के आक्रमण से सड़ जाता है। भूख में निम्नता आती है तथा उल्टी अतिसार होता है। इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिल तथा क्लोरीनीकृत चूना विषाणु के लिए रोगाणुनाशी है। पेबाइन ये अत्यंत खतरनाक है। नोसेमा रेशम कीट के आहार नाल को संक्रमित करता है। संक्रमण मादा अंडाशय तथा लार्वा पोषण के समय होता है। यह रोग माइक्रोस्पोरिडा के एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ नोसेना बॉम्बिस से होता है। अगला इसमें रोग है हरा मस्कर्डिन। यह रोग केवल वियतनाम कीटों की इल्ली में होता है। इसमें फफूंद स्पिकारिया प्रसीना जीवित होते हैं। बहुफलकता या चोलोहेड्रोसिस या ग्रॉसरी विषाणु द्वारा केंद्र की बहुफलका रोग है। लार्वा अवस्था को प्रभावित करता है। आगे देखने वाले हैं रेशम विकास एवं शोध। भारत में रेशम परियोजना की शुरुआत 1989 में विश्व बैंक तथा स्विस विकास निगम द्वारा हुई थी। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र बहरमपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय रेशम में शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है। केंद्रीय टसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। केंद्रीय रेशम तकनीक शोध संस्थान बेंगलुरु में है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय रेशम शोध केंद्र भीमताल माजरा में है। केंद्रीय मूंगा एरी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान टिटिबर असम में है। भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कर्नाटक है।